त्रिआयामी आकृतियों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम एक और आकृति पर चर्चा करते हैं। इन सभी वस्तुओं का आकार कैसा है? इन सभी वस्तुओं को देखने पर हमें गोले का आभास मिलता है। गोले का विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम अर्धगोला लेते हैं। हम जानते हैं कि गोले से हमारा अभिप्राय उन सभी बिंदुओं के समुच्चय से है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हैं। ये सभी बिंदु गोले के पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। गोले के इस स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। गोले के पृष्ठ के सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। केंद्र के किसी पृष्ठ के किसी बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से त्रिज्या की दूरी समान होती है। गोले के केंद्र से गुजरने वाला प्रत्येक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु गोले के पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, गोले का व्यास कहलाता है। यह गोले का व्यास है। गोले के व्यास का आधा उसकी त्रिज्या होती है। जिस प्रकार द्विआयामी तल पर वृत्त का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार त्रिआयामी तल पर गोले का अध्ययन करते हैं। वृत्त की तरह ही एक गोले का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें केवल उसकी त्रिज्या की आवश्यकता होती है, परंतु अन्य त्रिआयामी आकृतियों के लिए हमें 2 या अधिक परिमाणों की आवश्यकता होती है। जैसे इस घनाभ का आयतन या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई की आवश्यकता होती है। गोले की त्रिज्या के द्वारा हम गोले के परिमाण को पूरी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। रेखागणित में प्रायः गोले से हमारा अभिप्राय खोखले गोले से है, क्योंकि यह आकृति केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। गोले का केंद्र वास्तव में गोले का बिंदु नहीं होता, यह तो एक पृष्ठ है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि गोला समष्टि में विद्यमान बिंदुओं को 3 भागों में बांटता है। एक भाग में वे बिंदु आते हैं जो गोले के अंदर होते हैं। इन बिंदुओं की केंद्र से दूरी गोले की त्रिज्या से कम होती है। यदि OQ छोटा है R से, तो बिंदु गोले के अंदर होता है। दूसरे भाग में वे बिंदु आते हैं जो गोले के बाहर स्थित होते हैं। इन बिंदुओं की केंद्र से दूरी गोले की त्रिज्या से अधिक होती है। यदि OS बड़ा है R से, तो बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है। तीसरे भाग में वे बिंदु आते हैं जो गोले पर स्थित होते हैं। इन बिंदुओं की केंद्र से दूरी गोले की त्रिज्या के समान होती है। OP बराबर है R के, तो बिंदु गोले पर स्थित होता है। गोला समष्टि में विद्यमान बिंदुओं को 3 भागों में बांटता है। यदि किसी तल द्वारा गोले को काटा जाए तो इस प्रकार जो अनुच्छेद बनते हैं वह आकार में वृत्तीय होते हैं। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं, यह वृत्तीय अनुच्छेद आकार में
बढ़ता जाता है। केंद्र से गुजरने वाला प्रत्येक तल गोले को दो समान भागों में बांटता है और इसके प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं। कई बार यह जानना आवश्यक होता है कि इस गोले ने कितना स्थान घेरा, अर्थात इसका आयतन कितना है। गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हम एक लंबवृत्तीय बेलन लेते हैं। इस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हम गोले के व्यास के समान मानते हैं और हम ये मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का व्यास हुआ 2r और इस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई भी हुई 2r। अब हम यह कल्पना करते हैं कि इस लंबवृत्तीय बेलन में से दो ठोस शंकुओं को, जिनकी ऊंचाई r और त्रिज्या r है, निकाल लेते हैं। अब इस बेलन में दो खोखले शंकु हैं, इन्हें जरा देखें। एक शंकु और यह है दूसरा शंकु। अब इस बेलन में ये दो खोखले शंकु हैं। बेलन के इस शेष ठोस भाग का आयतन हुआ बेलन का आयतन घटा दो शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन पाई r की घात 2h घटा दो शंकु का आयतन हुआ पाई बटा 3 r की घात 2h पाई r की घात 2। बेलन की ऊंचाई है 2r घटा 2 गुणा पाई बटा 3 r की घात 2 और शंकु की ऊंचाई है r, तो यह हुआ 4 बटा 3 पाई r की घात 3। अब हम इसकी तुलना r त्रिज्या वाले गोले से करते हैं। इस गोले और बेलन दोनों को दो समांतर तलों, जिनके बीच की दूरी 2r है, इस प्रकार लेते हैं कि गोले का केंद्र O और शंकुओं का शीर्ष V एक ही स्तर पर हो। अब इस गोले और आंशिक रूप से खोखले बेलन में क्रमशः O और V से समान दूरी S पर यह दूरी S है। O और V से समान दूरी S पर दो अनुच्छेद लेते हैं। यह अनुच्छेद एक वृत्त बनाता है। इस वृत्त की त्रिज्या पाइथागोरस प्रमेय से हुई r की घात 2 घटा s की घात 2 पूरे का वर्गमूल, और इस वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई r की घात 2 घटा s की घात 2। इसी तल पर आंशिक रूप से खोखले बेलन में एक मुद्रिका बनती है। यह एक मुद्रिका बनती है।
इस मुद्रिका की बाहरी त्रिज्या r है और भीतरी त्रिज्या हम r' मान लेते हैं। अतः यहां पर यह स्पष्ट है कि यह भीतरी वृत्त इस V शीर्ष वाले शंकु का ही एक अनुच्छेद है। अतः यह एक त्रिभुज A, B और O त्रिभुज है। इसे हम यहां पर बना रहे हैं। यह एक सिर आ रहा है, थोड़ा सिर का ध्यान रखो ना, झुको मत। अब एक दूसरा त्रिभुज है C, D, O अब यहां पर यह दो त्रिभुज हैं A, B, O और दूसरा त्रिभुज है C, D, O। यह दोनों त्रिभुज A, B, O और त्रिभुज C, D, O दोनों समरूप त्रिभुज हैं और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अतः AB बटा OB बराबर है CD बटा OD। तो यह हुआ R' बटा S बराबर है R बटा R बराबर 1। त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD दोनों समरूप त्रिभुज हैं और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अतः AB बटा BO बराबर है CD बटा OD। AB है R', BO है S, CD बराबर R, OD बराबर R। यह हुआ 1। तो R' हुआ S के बराबर। इस मुद्रिका का क्षेत्रफल हुआ बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटा भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। मुद्रिका का क्षेत्रफल बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल घटा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई r की घात 2 और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है पाई r' की घात 2। यह हुआ पाई r की घात 2 घटा पाई r' को हम s सिद्ध कर चुके हैं, तो r' के स्थान पर लिखेंगे s। यह हुआ पाई s की घात 2 और यहां पर आया पाई r' की घात 2 घटा s की घात 2। अतः दिए गए तलों के समांतर कोई भी तल गोले और बेलन को समान क्षेत्रफल वाले अनुच्छेद में काटेगा। इससे यहाँ पर यह निष्कर्ष निकला कि गोले का आयतन उतना ही है जितना उस बेलन का जिसमें से
दो शंकुओं को निकाल दिया गया है। अतः अतः r त्रिज्या वाले गोले का आयतन हुआ 4/3 पाई r की घात 3 और अर्धगोले का आयतन हुआ गोले का आधा, तो यह हुआ 2/3 पाई r की घात 3। अर्थात गोले का आयतन हुआ 4/3 गुणा पाई गुणा गोले की त्रिज्या अतः गोले का आयतन हुआ 4/3 गुणा पाई गुणा गोले की त्रिज्या की घात 3। इस सूत्र की सहायता से हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात हो। 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले की त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर। गोले के आयतन का सूत्र है चार बटा 3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई का अनुमानित मान 22/7 r 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10। यह हुआ 38,808 बटा 1000, अर्थात यह हुआ 38.808 घन सेंटीमीटर। गोले के आयतन के सूत्र की सहायता से हम गोले की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें गोले का आयतन ज्ञात हो, एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई r की घात 3, यह हमें ज्ञात है 4851 घन सेंटीमीटर। 4/3 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7 गुणा r की घात 3 बराबर है 4851 घन सेंटीमीटर। r की घात 3 बराबर 4851 गुणा 21/88 .
r की घात 3 बराबर 9261/8। तो r बराबर हुआ 9261/8 पूरे का घनमूल। यह आया 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब किसी अर्धगोलीय गुंबद पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें उस अर्धगोलीय गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को हम किसी भी तुल्य समतल आकृति में बदलकर इसके वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम एक भिन्न विधि का प्रयोग करेंगे। हम इस कागज पर एक वृत्त खींचते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या उतनी है जितनी इस अर्धगोले की है। हम ये मान लेते हैं कि इस अर्धगोले की त्रिज्या r है, तो इस वृत्त की भी त्रिज्या हुई r और इस वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई r की घात 2। अब हम यह एक डोरी लेते हैं और इस अर्धगोले के सर्वोच्च बिंदु से इस डोरी को सर्पिल आकार में कसकर लपेटना शुरू करते हैं। इस डोरी को हम तब तक लपेटते जाएंगे जब तक कि यह डोरी इस अर्धगोले को पूरी तरह से न ढक ले। अब इस डोरी ने इस अर्धगोले को पूरी तरह से ढक लिया है। हम इस डोरी पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। हम खोलकर मापेंगे। अब हम एक अन्य डोरी लेंगे और यह वृत्त जो हमने पहले बनाया था, इसके केंद्र से इस डोरी को पहले की भांति ही सर्पिल आकार में लपेटना शुरू करेंगे और तब तक लपेटते जाएंगे जब तक कि यह डोरी इस वृत्ताकार क्षेत्र को पूरी तरह से ना ढक ले। पूरी तरह से ढक लिया है। हम इसके इस छोर पर यह निशान लगा देंगे और इस डोरी को खोलकर मापेंगे। इन दोनों क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकला कि अर्धगोले को ढकने के लिए प्रयोग की गई डोरी की लंबाई इस वृत्ताकार क्षेत्र को ढकने के लिए प्रयोग की गई लंबाई की 2 गुनी है और वृत्त का क्षेत्रफल था पाई r की 2। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हुआ वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना, तो यह हुआ 2 पाई r की 2 और गोले का क्षेत्रफल हुआ अर्धगोले का दुगना, तो वह हुआ 4 पाई r की घात 2। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r की घात 2, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हुआ वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना, तो वह हुआ 2 पाई r की घात 2 और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ अर्धगोले का दुगना, तो वह हुआ 4 पाई r की घात 2। अब इस सूत्र पर आधारित इस प्रश्न को देखें। किसी इमारत का गुंबद अर्धगोलीय है, इसकी त्रिज्या 6.3 मीटर है। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे
पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। अर्धगोलीय गुंबद की त्रिज्या है 6.3 मीटर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई r की घात 2। तो अर्धगोलीय गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, हटा दीजिए इसे, 2 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7 गुणा 63/10 गुणा 63/10। यह हुआ 24,948/100। यह हुआ 24,948/100 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय है 2 रुपये। तो 24,948/100 वर्ग मीटर पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय होगा 498 रुपये 96 पैसे। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होता है परंतु उसकी त्रिज्या ज्ञात नहीं होती। तो ऐसे प्रश्नों में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं और उस त्रिज्या की सहायता से गोले का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक ऐसा ही और प्रश्न देखें। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई r की घात 2 और हमें प्रश्न में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 452 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर। 4 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7 r की घात 2 बराबर 3168/7। तो यह हुआ r की घात 2 बराबर 36। तो r बराबर 36 का वर्गमूल बराबर 6। तो गोले की त्रिज्या हुई 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से गोले की त्रिज्या ज्ञात की। अब हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात है और हम गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई का अनुमानित मान 22/7 r 6 गुणा 6 गुणा 6 यह हुआ 6336/7 बराबर 905.14 घन सेंटीमीटर। आज हमने जाना कि यदि हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात हो तो गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए इनके सूत्रों को एक बार फिर से देख लें। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r की घात 3। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r की घात 2। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r की घात 2। आप गोले का आयतन,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित अनेक समस्याएं अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और इनसे संबंधित अनेक प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तकों में हैं, जिन्हें आप अपने शिक्षकों की सहायता से हल करें। इन प्रश्नों में किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।